ये क्या बात ये क्या बात आपने क्या समझ नहीं, लिया? आपने गलत कर रहे हैं ना। कोई आपने गलत नहीं कर रहे। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, पर कोई नुमाइंदा नहीं आप अभी इस तरह ना जुबान छोड़ दें, बच्चों कर कोई गाली तुम नहीं कर दी। अभी मैंने कोई गाली नहीं दी। अभी बात नहीं करनी। मैंने कोई गाली नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एक तवील अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है और इस दहशतगर्दी की बुनियादी वजह एक ही है, वो है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और तालिबान से मुतालिक जनरल ज़िया के दौर में अमरीकी दबाव में आकर तश्कील दी जाने वाली पॉलिसी और उस पॉलिसी के नतायज पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह ईरान से और अफगानिस्तान से रॉ की मुदाखलत है, इसी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की बराह रास्त मुदाखलत है। अब तालिबान की बराह रास्त मुदाखलत का ये नतीजा है कि जब ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद और इस तरह के ऑपरेशन करके और दहशतगर्दों को वहां से उनका कला कमा कर दिया गया था और उनको खदेड़ कर जो है वो अफगानिस्तान में भेज दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो है वो इमरान खान ने इनके साथ एक कंप्रोमाइज किया और इनको वहां से लेकर आए। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि कोई तकरीबन 35,000 के लगभग जो हैं वो ये हैं और इनमें से कह रहे हैं कि 5-10 हजार ही तो दहशतगर्द हैं। तो 5-10 हजार दहशतगर्दों ने यहाँ जो उनके लोकल सहूलतकार थे, उन लोकल सहूलतकारों को जिस तरह इस्तेमाल किया होगा, जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा में अपना पेशावर में जो सानिया रूनुमा हुआ, उसमें जो सहूलतकार था यकीनन वो मकामी ही था ना। और जिस तरीके से जिस तसल्ली से उसको मोटरसाइकिल पर लेकर जाता है और उसके बाद खुद हट जाता है और उस बंदे को जो है वो पुलिस लाइन में अंदर भेज देता है, तो ये यही चीज होती है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 10 साल हुकूमत रही। अब 10 साल जो उनका दौर इक़्तिदार था, उसके राजों से अब पर्दे हटना शुरू हो गए हैं। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने इनके साथ इनको वापस ले आए और वापस लाने के बाद इनके साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के साथ इनके बंदे जो जेलों में यहाँ बंद थे वो इनको छोड़कर दिए। इसके अलावा इनको पैसा दिया। अब ये राज नहीं है, राज ये है कि फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी फंड्स थे, उन फंड्स में से इनको पैसे दिए गए और यहाँ तक कि जो पीटीआई के अरकान असेंबली थे, जो वज़रा थे, वो भी इनको भत्ता देते थे। और यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर अरकान असेंबली जो भत्ता अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा छोड़कर और वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो बहरहाल ये एक सॉफ्ट जो है वो टारगेट खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से फिर इस्लामाबाद और फिर पूरे पाकिस्तान में फैलना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आप पंजाब में दाखिल हो जाते हैं तो पंजाब से आप बजरिया बरास्ता कश्मीर जैकबाद और फिर इधर से आप जब अपना वहां से आते हैं कोयटा से बलूचिस्तान से, तो भी यही रास्ता है। बलोच अपना जैकबाबाद और अपना लाड़काना दादू और ये ऊपर की जो पट्टी है सारी यही है वो, यानी यहाँ से बाकायदा इनके रास्ते बने हुए हैं और ये यहाँ से आते हैं। तो बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा यही वजह है कि आज तक पीटीआई पर कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, जबकि दीगर पार्टियों ने अपने शोहदा की फहरिस्तें बना रखी हैं, लेकिन पीटीआई के शोहदा में सिर्फ जो है वो एक कब्जा किया हुआ शहीद है, वो भी हमारे सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ साहब। इसके अलावा और इनके पास कोई नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि इसको खैबर पख्तूनख्वा में जब 2014 में जब एपीएस का पर हमला हुआ था, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग सबको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया था या मारा गया था, तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा में ही था। और अब जो वाक़या रूनुमा हुआ है ये भी खैबर पख्तूनख्वा में ही हुआ है। तो सोचने की बात ये है कि आखिर वहां पर मामला हैं क्या जरूरत नहीं है कि पीटीआई को जो है वो जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें शरीक होकर इन हकायक से पर्दा उठाना चाहिए था कि हमने इनको किस तरह आबाद किया, हम इनको क्या देते रहे, कितना असला वहां से लेकर आए, कितना असला आपने दिया
यानी अपना जुर्म कम से कम कबूल तो करें, लेकिन आप कबूल नहीं करेंगे क्योंकि चोर कभी खुद को जाहिर नहीं करता। तो बहरहाल पीटीआई ने बहुत बड़ी सहूलतकारी की जनरल फैज के जरिए, और पीटीआई को ये सहूलतकारी और ज्यादा आसान उस वक्त लगी जब जनरल फैज के अपना पेशावर में कोर कमांडर लगे और सरपरस्ती इनको हासिल थी जनरल बाजवा की। तो बहरहाल इसी वजह से अफगान पॉलिसी जो थी वो जो है वो आपने देखा होगा पिछले मैंने मुतअद्दिद व्लॉग्स में जनरल फैज की काबुल में तस्वीर जो शेयर की हैं वो देखने जैसी हैं और आपने देखी हैं, और खबरें भी। तो बहरहाल इस वक्त जरूरत इस चीज की थी कि अफगान पॉलिसी को रिविजिट करने के हवाले से कोई बात की जाती। अफगान पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। एक जो नया अफगानिस्तान है, यानी एक ऐसा अफगानिस्तान जो तालिबान के ज़ेर असर है और तालिबान की ज़ेर हुक्मरानी है, तो उसके साथ हमें किस तरह चलना है और अफगानिस्तान को हमने किस तरह ट्रीट करना है, इस पर अभी तक जो है वो कोई भी वाज़ेह तौर पर पॉलिसी नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि मैं पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि हमारे वहाँ पर सफारत खाना है काबुल में, उस पर हमला होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत उफ नहीं करती, शायद खौफजदा है। यहाँ तक कि अफगान रेफ्यूजीज आज भी इस वक्त पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, यानी कहाँ से चले थे और कराची में इन्होंने अफगान बस्तियां कायम कर ली हैं, असलहे के अड्डे और डिपो बन चुके हैं और असलहे की तरसील चल रही है, किराए पर असला चल रहा है, किस्तों पर असला चल रहा है। यानी असला कहाँ से इन तक पहुंचता है ये सोचने की बात है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई भी हुकूमत अफगान बस्तियों तक नहीं पहुंच सकी, इनकी तलाशियां नहीं ले सकी, असला तलाश नहीं कर सकी। और ये जो अफगान रिफ्यूजीज जो थे जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए, क्योंकि हमारे अपने सहूलतकार मौजूद है तो उनको किसी और की क्या जरूरत है। हम तो वो लोग हैं जो अपने वतन का सौदा करने से भी बाज नहीं आते। किसी को शनाख्ती कार्ड बनवा के देना ये वतन से गद्दारी है, किसी को डोमिसाइल और पीआरसी बनवा के देना ये वतन से गद्दारी है, किसी को नेशनलिटी दिलवा देना ये जालसाजी के जरिए ये वतन से गद्दारी है। किसी को यानी ये गद्दारी शुरू होती है बर्थ सर्टिफिकेट से और फिर ख़त्म होती है एनआईसी और पासपोर्ट तक, और इन्हीं जाली कागजात के जरिए यहाँ से कितने अफगान बाहर गए, चलो शुक्र है बाहर गए, हमारी जान छूटी। लेकिन इसके हवाले से भी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी और एक खामोशी है कि खामोशी छाई हुई है। इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो तमाम तर हुकूमत के दावे एक तरफ, लेकिन अफसोस की बात होती है कि इस वक्त तक एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ANF हो या फिर जो है वो कस्टम हो या जो भी इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड, वो बॉर्डर पर हैं और जिसकी भी तैनाती वहां होती है वो खुद तो अमीर हो जाता है, लेकिन जो है वो ये सवाल अपनी जगह पे रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्यों नहीं पूछा जाता? क्यों नहीं उनके असासे चेक किए जाते कि भाई आप वहां से स्मगलिंग करवा रहे थे, आप वहां से डॉलर भेज रहे थे, आप वहां से गंदुम भेज रहे थे, आप वहां से यूरिया भेज रहे थे, आप वहां से यहाँ की चीजें वहां पहुंचा रहे थे, तो उनसे कोई नहीं पूछता, जिसकी वजह से आज हम जो है वो सरहद पार दहशतगर्दी को रोकने में हम बुरी तरह नाकाम हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सरहद है, जिस कदर उसका फैलाव है, हम कहां कहां तक उस पर नजर रख सकते हैं, और वो कहीं से भी घुस आते हैं, और घुस आने वालों को ये बाढ़ें और ये चीजें नहीं रोकती, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो एक सिस्टम होना चाहिए, जो अपना इसका बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, वो हमारे पास नहीं है। तो इसकी वजह से उनको ये यूं समझ लें कि वहां और यहाँ, जैसे शेख रशीद अपने ससुराल में गया है तो बस वहां से निकले अपने ससुराल आ गए। तो बहरहाल अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अब जिनका काम करना है अब वो करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग्स में जो चीजें तय हुई थी उनको जो है ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उनकी तौसीक की जाएगी, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को इमरान खान ने अपनी ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया है और उस पे अब वो कुछ खेलना चाह रहा है। इमरान खान को बड़ा शौक है ना खेलने का, सैफर के साथ भी खेलता है, जज्बात के साथ भी खेलता है,
वो टेलीफोन पे भी खेलता है, वो मोबाइल पे भी खेलता है, और वो वैसे भी खेलता है, और इतना खेलता है कि लोग जख्मी होकर थानों तक पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल अब जो है वो इस वक्त मसला ये है कि एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान किए हुए, ये चीज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगी। ये एक निशान है इल्यूमिनाती का, और ये कदीम तस्वीरों से निकलकर इमरान खान तक पहुंची है। आप अगर देखेंगे तो ये यूं है, आई डोंट नो यूं है या यूं है, किस तरह है। बहरहाल वो तस्वीर में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें मुझे बड़ा परेशान करती है कि ये बंदा है कौन, हमारा है भी कि नहीं है, या फिर जिस तरह कहा जाता है कि इसको हम पे इम्पोज किया गया है, इसको ये हमारे पास किसी एजेंडा के तहत आया है। और लग भी रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत इसने 3 साल में तबाह करके रख दी, जिस तरह गेम चेंजर सी पैक को इसने वाइंड अप करके रख दिया, जिस तरह कश्मीर बेच दिया, जिस तरह अब मुझे तो ये भी कभी कभी डर लगता है कि कहीं शख्स ने हमारे जो एटमी असासे हैं उनकी तफसीलात भी किसी को ना फराम कर दी हो। अल्लाह करे कि इस बंदे से ये फाइलें महफूज हों। तो बहरहाल इसके अलावा नाज़रीन हम बात करते हैं कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का जिस तरह ऐलान किया है, अब उस जेल भरो तहरीक को अगर हम देखते हैं तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जिस तरह इमरान खान समझ रहा है। मैंने जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में कहा कि जेल भरो तहरीक के लिए एक आपको ऑफेंस चाहिए, तो जब जनरल ज़िया के दौर में हमने जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने थे तो हमने ऑफेंस किया था, हमने क्राइम कमिट किया था, हमने जुर्म किया था और जाके कहा था कि ये जुर्म हमने किया है। हमने उस वक्त 144 सीआरपीसी की खिलाफ वर्जी तो मामूली सी चीज होती थी, तो जो उस वक्त स्टेट जो चीजें यानी जो रियासती चीजें होती थी उनका जलाओ घेराव करके फिर उसी बहाने एफआईआर में जो नामजद दीगर मुल्जमान होते थे उनमें हम अपना नाम करवा के हम गिरफ्तारियां देते थे। तो बहरहाल इस वक्त अगर इमरान खान को तो खैर किसी ऑफेंस की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही पूरा ऑफेंस बना हुआ है। और अगला हफ्ता जो है ये और ये जो जनवरी है इमरान खान को कहां पहुंचाएगा ये मैं नहीं जानता। ताहम मैं इतना जरूर जानता हूं कि पीटीआई के अहम तरीन और सरकर्दा तरीन रहनुमाओं में से वो शख्स जो इन इजलासों में जो कल से जारी हैं इनमें से एक शख्स, एक आला जो है वो पार्टी के ओहदेदार ने मुझसे एक बातचीत करते हुए नाम जाहिर न करने की शर्त पे बताया है। मैंने उनसे पूछा कि जेल भरो तहरीक क्या है, तो उसने उसके 2 मकासद बताए। उनसे कहा कि इससे ज्यादा मुझसे मत पूछना। वो 2 मकासद ये हैं कि पहला ये है कि इस जो एपीसी के हवाले से या एपीसी के मौके पर ये जो जेल भरो तहरीक की कॉल दी गई है ये जस्ट एक प्रेशर टेक्निक है, ये जस्ट एक प्रेशर टेक्निक है। इसके अलावा जब देखते हैं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां भी हमारे हाथ से गई, कौमी असेंबली भी हमारे हाथ से गई, अब इमरान खान कहीं का नहीं रहा, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें इलेक्शन फिर भी नहीं मिलता और हुकूमत फिर भी हमारे दबाव में नहीं आती, हम मीडिया इस पे उन्होंने कहा कि हम ये एक वार है, ये सोशल मीडिया वार है, ये मीडिया वार है और हम भरपूर सोशल मीडिया और मीडिया वार इस पे खेलेंगे, हम हुकूमत को भरपूर दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। ताहम अगर इदारे और फौज यानी इदारे और हुकूमत अगर हमारे इस प्रेशर में नहीं आए तो फिर हम उस वक्त के हालात को देखते हुए और उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए एक जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग 2 दिन चलेगी और उसमें उसके हवाले से भी सोशल मीडिया की कैंपेन चलेगी, यानी उसमें बताया जाएगा कि इमरान खान कितने नाराज हैं और फलां ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया और फलां ने ये किया, और उसके बाद मुल्क के वसीतर मुफाद में हम इसको ख़त्म कर देंगे। जेल भरो तहरीक हमारे चलाने के बस की बात नहीं है। उनका कहना था कि हम 200 बंदे मांगते हैं जवान पार्क की सिक्योरिटी के लिए, मुश्किल से 20 से 25 बंदे हमें मिलते हैं। कोई भी एमएनए कोई भी एमपीए इतने ज्यादा बंदे लाने के उसमें है नहीं। उन्होंने एक राज की बात ये भी बताई कि कभी कभी हमें किराए पर बंदे लाने पड़ते हैं। वो जो झोंपड़ पट्टियों में जो लोग रहते हैं
उनको हम उठा के ज़बरदस्ती और उनके कपड़े उनको अच्छे पहनवा के और उनको लाकर हम यहाँ ज़मान पार्क के सामने बिठा देते हैं। तो इस वक्त कहने की बात यह है कि इमरान खान की जो कंडीशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और अगर इमरान खान इस एपीसी में शरीक नहीं होता, और जिस तरह आज भी पहले उन्होंने ऐलान किया कि शेख रशीद और आज़म सवाती जाएंगे, पहले बोला कि जी कहा सुनने में आया कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक जाएंगे, फिर पता चला कि परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी जाएंगे, फिर पता चला कि आज़म सवाती और शेख रशीद जाएंगे। आखिरी इतलात तक ये पता चला कि एपीसी में पीटीआई की तरफ से कोई नहीं जाएगा, और अगर पीटीआई इस एपीसी में नहीं जाती तो समझ लें कि जो मतलब टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इसके नथी होने में या इसके मुलविस होने में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो इसके अलावा नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है, और मुलाकात की है कि जो ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के, उसके हवाले से हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तो हम इस हवाले से ये इस वक्त तक ये तय पाया है कि इसके हवाले से जो एक सरबराही मीटिंग की जाएगी, और उस मीटिंग में ये फार्मूला तय किया जाएगा कि हमने क्या करना है और इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह हिस्सा लेना है और क्या करना है। तो हम जो है वो सबको बहैसियत पीडीएम सरबरा सबको बोल दें कि वो अपनी अपनी सिफारिशात और तजावीज़ मुरतब करें, और अनकरीब इसकी हम 2-4 दिनों में अलग से एक मीटिंग रखते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं तब तक क्या होता है। और ये भी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से, मैं तो कहता हूं कि अफगानिस्तान के हवाले से एक जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए। बॉर्डर को हर सूरत में मुकम्मल सील किया जाना चाहिए, और ऐलान किया जाना चाहिए कि किसी ने भी बॉर्डर पार करने की कोशिश की, यहाँ से जाने की या आने की, उसको शूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। आज हमें भारतीय जो हमारा बॉर्डर है उससे इतना खतरा नहीं है जितना यहाँ से हमें अफगानिस्तान से है। भारत तो हमारा खुला दुश्मन है ना, वो आएगा तो खुला आएगा। यह तो हम जैसों में से है, और हम जैसा हो कि हम में आता है और हमें ही मार देता है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।